वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, आज हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक नई कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, जैसे आप सपोज करें कि ये एक बॉल है या एक कोई सेल है, बॉम्ब है, और ये ब्लास्ट हो जाए। ठीक, ब्लास्ट होगा तो इसका मतलब है कि ये बम जो है ये किसी एक्सटर्नल फोर्स के चलते ब्लास्ट नहीं हुआ है, केवल इंटरनल फोर्स के चलते ब्लास्ट हुआ है। जैसे सपोज कोई रॉकेट जा रहा है स्पेस में, है ना, और ये समझो कि ये भी ब्लास्ट हो जाए, ऐसा, तो हम लोग इनके जो पार्टिकल्स हैं, जब टूटने के बाद ये जो बम आपका ब्लास्ट हुआ या कोई रॉकेट जा रहा है या कोई स्पेस की कोई बॉडी है, जैसे कोई आकाशीय पिंड, ठीक है, वो अगर ब्लास्ट हो जाए तो हम लोग उसके टुकड़ों की मतलब जो टुकड़े होते हैं उनके जो डायरेक्शन और पाथ कि वो कहाँ जाएंगे, उनका मोशन किस तरह होगा, उसको जानने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जो एक्सप्लोजन और जो ब्लास्ट होता है वो एक इंटरनल फोर्स प्रोसेस है। क्या है? इंटरनल फोर्सेस वहाँ काम करते हैं, वहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। मतलब जो भी हुआ वो इंटरनल फोर्स के चलते हुआ, एक्सटर्नल नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आप ध्यान में रखिए और उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड हम अपना कॉन्सेप्ट जारी रखते हैं। मान लो कि ये एक बॉम्ब है जो ब्लास्ट होगा तो वो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो शुरू में मान लो ये बॉडी, जो टोटल बॉडी है, चाहे वो रॉकेट हो चाहे ये बॉम्ब हो, मान लो इसका मास कितना है, इसका मास कैपिटल M है। जब ये ब्लास्ट हो जाएगा कई टुकड़ों में, जैसे ये टुकड़ा छोटा सा ये हुआ है, ये दूसरा ब्लास्ट के बाद ये कई टुकड़े अगर ब्लास्ट हो गए, ये पूरा बम ऐसे, तो मान लो कि इनके मासेस हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, और भी टुकड़े हो सकते हैं, कितने भी टुकड़े हों। तो ये टोटल जो मास है वो M1, M2, M3 ऐसे करके बढ़ जाएगा। तो यानी चाहे वो रॉकेट भी जब टूटेगा तो कई टुकड़ों में बटेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक सिस्टम है कैपिटल M मास का, जो कि M1, M2, M3, M4 ऐसे ही कई टुकड़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हम अपना सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये बॉम्ब स्टेशनरी पोजीशन में भी हो सकता है, मतलब कहीं रखा हो सकता है या कहीं मोशन में जा सकता है, जैसे रॉकेट मोशन में जा रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो हम इस थोड़ी देर में इस रॉकेट का फिगर निपटाते हैं क्योंकि हमको लिखना है। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता था वो आप जानते हैं क्या होता है, M1, यानी अगर कोई मास कई छोटे छोटे मासेस से मिलके बना है, यानी सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, तो पहला टुकड़ा यानी पहला उसका कंपोनेंट मास और उस मास का
सेंटर ऑफ मास का पोजीशन प्लस दूसरा पार्टिकल यानी ये टुकड़ा और उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन CM मतलब सेंटर ऑफ मास उसका खुद का, ये है ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। और ऐसे ही अगर कई टुकड़े हैं तो M3R3 वेक्टर सेंटर ऑफ मास ऐसे चला जाएगा। तुमको आप सबको बता चुके हैं कॉन्सेप्ट जब पहले पढ़ा है हमने। और डिवाइडेड बाई इन्हीं मासेस का सम यानी टोटल मास। जरा इसको इधर ले आओ तो कैपिटल M/RCM टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इक्वल टू M1R1CM प्लस M2R2 सेंटर ऑफ मास उसका, मतलब M2 टुकड़ा उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन प्लस M3R3CM ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। जरा इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जरा डिवाइड करो, डेरिवेशन करो, इसका डेरिवेशन करो तो ऐसे आएगा। प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ मास होल सिस्टम का वेलोसिटी वेक्टर, मतलब होल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी इक्वल टू M1। ये पहले टुकड़े की, भाई पूरा सिस्टम कई टुकड़ों से मिलके बना है, कई मासेस से मिलके, तो उसका वेलोसिटी प्लस M2 V2CM प्लस M3 V3CM ऐसे ही आगे तक जितने भी टुकड़े हैं सबका। ये देखो, ये क्या है? ये पूरे होल सिस्टम का मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। पढ़े हो ना? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ओवरऑल सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो पहला जो मास का टुकड़ा है, मतलब मास है या टुकड़ा कह लो या कंपोनेंट कह लो या पार्टिकल कह लो, कुछ भी कह लो, उसका लीनियर मोमेंटम, उस दूसरे का लीनियर मोमेंटम प्लस ऐसे ही अगर 3 टुकड़े हो गए तो इसका लीनियर मोमेंटम एंड डॉट डॉट डॉट। लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। चलो अच्छा, लीनियर मोमेंटम से हमारा अभी मतलब नहीं है, अभी हम कुछ और सीखेंगे। इसको जरा फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करो इस इक्वेशन को। तो M कैपिटल M VCM d/dt इक्वल टू M dV1CM d/dt ऐसे ही M1 M2 d इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, ऐसे ही ये क्या है? M पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा। और ये है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्सेलरेशन इक्वल टू पहला टुकड़ा या पहला कंपोनेंट या पहला पार्टिकल। मतलब अगर कोई सिस्टम कई टुकड़ों से मिलके बना हो तो उसका सेंटर ऑफ मास, दूसरे टुकड़े का उस दूसरे टुकड़े के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन
प्लस तीसरे टुकड़े के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एंड डॉट डॉट डॉट। मास और एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए, ये हमने आपको पढ़ाया था न्यूटन का सेकेंड लॉ। यानी जितने बाहरी फोर्स जो किसी बॉडी पर लगने वाला जो बाहरी फोर्स होता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो होता है उस बॉडी का मास और उस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो यानी ये क्या है, ये टोटल बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है टोटल बॉडी पर। और ये सब अलग अलग अगर आप देखो तो अलग अलग टुकड़ों पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो सपोज करो कि हमारा जो सिस्टम है वो प्योरली इंटरनल फोर्सेस के अंडर, यानी कोई हम बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। यानी जैसे कि अभी हमने बताया, जैसे रॉकेट जा रहा है, वो अचानक फट गया, बम रखा है फट गया, फेंका फट गया बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर केवल इंटरनल फोर्स काम कर रहे होते हैं और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये इसको जरा देखो, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो यानी एम ए सी एम यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो। यानी सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा नहीं, मास तो जीरो होता नहीं है, बॉडी है उसका कुछ मास है, तो मास जीरो नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो आएगा जीरो। एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बाई डी टी इक्वल टू जीरो। यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। यानी अगर उसका सेंटर ऑफ मास शुरू में अगर रेस्ट में था, मान लो ये आपका बम था, अब देखना बहुत ध्यान से, ये आपका बम था, ये बम शुरू में मान लो कहीं पर रखा हुआ है और ये ब्लास्ट हो गया। शुरू में सेंटर ऑफ मास ब्लास्ट के पहले रेस्ट पर था। इसका केवल भी टुकड़ों पर ध्यान मत दो, पहले इस होल बॉडी होल बम पर ध्यान दो, पूरे समूचे बम पे। ये बम का ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, तो पहले ये सेंटर मास क्या था, रेस्ट में था, इसका वेलोसिटी जीरो था। तो हमने पहले ही बोला कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास यहाँ पर पहले क्या थी, जीरो थी, वो स्टेशनरी था। अब वो एक्सप्लोड हो गया, यानी कि वो इंटरनल फोर्स के अंडर वो ब्लास्ट हुआ, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा था, इंटरनली उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ और वो ब्लास्ट हुआ। तो अगर VCM एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जो होगा उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर किसी स्पीड में था ब्लास्टिंग के पहले, या वेलोसिटी अगर उसमें कुछ थी ब्लास्टिंग के पहले यानी एक्सप्लोजन के पहले, तो एक्सप्लोजन के बाद भी उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वही रहेगी। सेंटर ऑफ द मास की जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब अगर एक्सप्लोजन के पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो वो एक्सप्लोजन के बाद भी उसी पोजीशन पर रहेगा, रेस्ट में।
और अगर एक्सप्लोजन के पहले सेंटर ऑफ मास की होल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी कुछ वेलोसिटी थी, तो एक्सप्लोजन के बाद होल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। तो जरा ये देखो कि अगर शुरुआत में ये बम अगर ये ऐसे रखा होता स्टेशनरी, यानी बिल्कुल ऐसे स्थिर रखा होता, तो शुरुआत में क्या था, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो अगर ये फट भी जाए, ये फट गया और इसके कई टुकड़े हो गए M1 M2 ऐसे करके, लेकिन ये चाहे जहाँ भी जाए, ये M1 मान लो यहाँ आ गया, M2 मान लो यहाँ आ गया, M3 यहाँ आ गया, M4 यहाँ आ गया, M5 M6 M7 और भी टुकड़े हो सकते हैं, वो चाहे जहाँ जाए फट के, लेकिन अगर तुम उनका चाहे वो जिस पोजीशन पर पहुँच जाएं, लेकिन अगर तुम फिर से उनका सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का निकालोगे टुकड़ों का, तो वापस तुमको इसी पोजीशन पर मिलेगा वो सेंटर ऑफ मास। मतलब एक्सप्लोजन के बाद ये तो हो गया गायब, अब टुकड़े पहुंच गए, एक यहाँ पहुंच गया, 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 कहीं भी पहुंच जाए, उनके टुकड़े कहीं भी पहुंच जाएं, उन टुकड़ों का अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे कि ये पहुंच गया वहां पर, अब कहाँ है उसका सेंटर ऑफ मास, तो उसका सेंटर ऑफ मास तुमको वापस इसी पोजीशन पर मिलेगा। क्यों? टोटल का। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो। एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस के चलते हुआ, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यानी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर वो सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन के पहले रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो किसी वेलोसिटी में था तो एक्सप्लोजन के बाद टुकड़े चाहे जहाँ जाएं, उसकी उस कंबाइंड सिस्टम की पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी अभी उतनी ही रहेगी। तो अभी ये रेस्ट टू रेस्ट समझ में आ गया। अब हम रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं तुरंत, इसके बाद और समझाते हैं कि उसका क्या होगा। तो इसका समझ में आया ना कि पहले एक बॉम्ब था बड़ा सा, या कोई मास कह सकते हो, कोई मास था, या बॉम्ब ही कह लो, पूरा ये बॉम्ब था कैपिटल M मास का, और ये मान लो उसका सेंटर ऑफ मास था पूरे बम का। तो एक्सप्लोजन के पहले अगर पूरा बम कुछ ऐसा था और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब एक्सप्लोजन हो गया और उसके कई टुकड़े हो गए। अब मान लो वो यहाँ एक टुकड़ा पहुँच गया, एक टुकड़ा यहाँ पहुँच गया, एक टुकड़ा यहाँ पहुँच गया, से पहुँच गए, तब भी अगर तुम पूरे इन टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना चाहो तो वो यहीं पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन के पहले वो रेस्ट में था सेंटर ऑफ मास, तो एक्सप्लोजन के बाद भी पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास M1 M2 M3 M4 M5 M6 जिसका भी होगा वो यही पोजीशन पर रहेगा। टुकड़े चाहे जहाँ जाए, बट इस प्रकार जाएंगे, वो टुकड़े इस प्रकार ब्लास्ट होंगे कि वो चाहे जिस पोजीशन पर पहुंचे उनका सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर रहेगा। टोटल कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली ये रॉकेट जा रहा था, ये मान लो रॉकेट स्पेस में जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है रॉकेट। मान लो ये पूरे रॉकेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो अभी VCM है। पूरे इस रॉकेट की वेलोसिटी के सेंटर ऑफ मास की, पूरे इस रॉकेट के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है। अब ये अचानक पूरा रॉकेट ब्लास्ट हो गया है टुकड़ों में।
मतलब एक टुकड़ा ये हो गया, ब्लास्ट हो गया, एक टुकड़ा मान लो यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसे ये मान लो 6 टुकड़ों में टूट गया थोड़ी देर के लिए। तो ब्लास्ट के पहले यानी एक्सप्लोजन के पहले, एक्सप्लोजन इज ए इंटरनल फोर्स प्रोसेस सिस्टम। तो अगर ब्लास्ट के पहले ये जो रॉकेट है उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड VCM थी और ये अचानक ब्लास्ट हो गया कई टुकड़ों में, 1 2 3 4 5 6 टुकड़ों में मान लो ब्लास्ट हो गया। और ये मान लो V1 स्पीड में आ गया, ये V2 स्पीड में है, ये V3 स्पीड में है, ये V4 स्पीड में है, ये V5 स्पीड में है, ये V6 स्पीड में है, ऐसे सब ब्लास्ट हो गए और उनकी अलग अलग वेलोसिटी हो गई टुकड़ों की। तब भी इन सबको ये सब ऐसे मोशन करेंगे, ये सब ऐसे मोशन करेंगे कि इनका जो चाहे जहाँ पर कितनी भी दूर जाएं और कैसे भी मोशन करें, ये इस प्रकार इनकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये ऐसे मोशन करेंगे कि इनका जो कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अभी भी VCM वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, VCM वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। यानी वो रेस्ट पे है तो ब्लास्ट के बाद भी जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो किसी वेलोसिटी में था पहले सिस्टम और ब्लास्ट होता है तो इंडिविजुअल अलग अलग टुकड़ों की स्पीड चाहे जो भी हो, वेलोसिटी चाहे जो भी हो, लेकिन कंबाइंड जो उनका जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा उसकी वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी जो पहले थी ब्लास्ट के। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंटरनल फोर्स एंड सेंटर ऑफ मास का ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे तुमको थोड़ा और समझाते हैं। समझो ये एक बहुत बड़ी हिल है, बहुत ऊंची, और यहाँ से हमने एक फुटबॉल एक बम फायर किया यहाँ से। अब ये बम जो है वो यहाँ से चला और जब ये बीच में आ गया तो अचानक ये ब्लास्ट हो गया। अचानक ये ब्लास्ट हो गया, इसका कोई टुकड़ा इधर, 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 यहाँ पर ये ब्लास्ट हो गया। ऐसे ये बम था। ब्लास्ट से पहले इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ब्लास्ट के बाद भी इन टुकड़ों पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ का फोर्स। यानी ब्लास्टिंग के पहले और ब्लास्टिंग के बाद कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। जो पहले था फोर्स वही अभी भी है, बट ये केमिकली ब्लास्ट हो गया तो इस पर जो फोर्स लगा वो एक्सप्लोजन के पहले, एक्सप्लोजन के बाद कोई बाहरी नहीं लगा, केवल इंटरनल फोर्स लगा। इसके टुकड़े हो गए M1, M2, M3, M4, M5। मान लो इनके मासेस हैं और ये टोटल था कैपिटल है। देखो यहाँ पर पहले ये ऐसे आ रहा था यहाँ से यहाँ, और जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्टाइल जो मोशन होते हैं उनके
इक्वेशंस को वो फॉलो करेगा। वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ा चुके हैं, तो बिल्कुल उनके सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा चुके हैं। तो बिल्कुल उस पाथ को ये फॉलो करता हुआ आ रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को। अचानक यहाँ ब्लास्ट हो गया, हो जाने दो ब्लास्ट, उसके टुकड़े हो गए, हो जाने दो, उनमें कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, हो जाने दो। वो चाहे उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी चाहे जो भी हो जाए, मान लो M1 टुकड़े की V1 हो गई, इसकी V2 हो गई, उसकी V3 हो गई, और उनकी डायरेक्शन भी बदल सकती है। कोई मान लो ऐसे जा रहा है, M4 ऐसे चला जा रहा है, और ये M5 मान लो ऐसे चला जा रहा है, कोई बात नहीं। इंडिविजुअल चाहे वेलोसिटी जो भी उनकी हो जाए टुकड़ों की, वो एक तो उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो हम बता चुके हैं। दूसरा, इन टुकड़े चाहे जैसे वेलोसिटी उनकी हो जाए, चाहे वो जैसे मूव करें, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, लेकिन उनका जो कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास तब भी होगा, कहीं तो होगा ना भाई। ये अभी भी तुम इनका निकाल सकते हो, ये पोजीशन यहाँ है टुकड़े की, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो उसका अभी भी तुम RCM टोटल यानी कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। वो अभी भी वो ऐसे ही मूव कर रहा होगा। ब्लास्टिंग के बाद इन टुकड़ों का जो कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास है टुकड़ों के सिस्टम का, वो अभी भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही काम कर रहा होगा। और वो चाहे जहां गिरे जाके, वो टुकड़े चाहे जहां गिरे जाके, उनका जो कंबाइंड जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी पाथ को फॉलो करता रहेगा। भले ही वो ब्लास्ट हो गया हो, कहीं भी जाए, कहीं भी टुकड़े गिरे, कितनी भी उनके अंदर वेलोसिटी आ जाए, कैसे भी जाए, वो उसी रूल को फॉलो करता हुआ ऐसे ऐसे गिरेगा। सेंटर ऑफ मास जो होगा कंबाइंड, यानी पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी पाथ को फॉलो करता होगा। इंडिविजुअल की वेलोसिटी चाहे जो भी हो, और वो चाहे जिधर जाए, पर वो इस तरह से मूव करेंगे कि उनका जो सेंटर ऑफ मास है पूरे इन टुकड़ों का, सभी को मिला के, उसका मोशन इसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाए। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, और इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इसी बेसिस पर अक्सर पूछे जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।